हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 13 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के कुछ लोकप्रिय नामों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। इनके बारे में कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। 1828 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज रखा गया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। ध्यान रखिएगा, अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है, कई सारे प्रश्न बनते हैं यहां से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन में पूछा, यहाँ पे कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1886 को हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 436। आप सभी को पता होगा पहले में कितने भाग लिए थे? तो पहले में 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, सभी को पता होगा, जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी। देखिए पहले सम्मेलन में कुल कितने थे? तो 72 लोग थे, और इसमें मुस्लिम कितने थे? तो मुस्लिम 2 थे। वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम, तीसरे सम्मेलन में जो आपका 1887 में हुआ था, इसमें 81 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और चौथे सम्मेलन में जो आपका 1888 में हुई थी, और इसमें कितने थे? तो 221 मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी को बताओ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, और 1885 में इसकी पहली बैठक भी हुई थी। तो सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजी शरीतुल्लाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्षेत्र में मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना था तथा मुसलमान के रूप में कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना था। इसका उद्देश्य था। वर्ष 1840 के बाद दद्दू मियाँ के नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी बन गया था। ध्यान रखिएगा, दद्दू मियाँ भी इस जो है आंदोलन से संबंधित थे, फराजी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, ना कि पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इनका नाम जरूर ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। क्या थे ये? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? तो जो कांग्रेस का 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की थी, ठीक है। और इसमें जो है, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न बना है ये कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये तो क्या थे? कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पहले कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। पहले कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? जो कांग्रेस का 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ठीक। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। किसमें? तो बंबई में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1915 में, उसमें भाग लिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। उस समय जो है वेलिंगटन बंबई का क्या था? गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर एपी सिन्हा। सर एपी सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो बंबई में 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत के क्या थे? वायसराय थे। और वेलिंगटन के कार्यकाल में ही 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन था, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? ये 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान एवं सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत ध्यान के कब आया था? 16 अगस्त 1932 में आया था। कौन लाया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसमें क्या था? तो दलित वर्ग को अल्पसंख्यक का दर्जा इसमें प्रदान किया गया था। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सांप्रदायिक पंचायत जो आया था इसका क्या किया? समर्थन किया। परंतु गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरौदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ किया था, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पुणे में गांधी जी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिससे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। पूना पैक्ट कब हुआ था?
तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1938 में हरपुरा अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जिसके सदस्यों में बिरला, लाला श्रीराम, विश्वेश्वरैया शामिल थे। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। और हम बात करें 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद पर बैठे, लेकिन विवाद होने के कारण इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। त्रिपुरी अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेकिन विवाद होने के कारण क्या इस्तीफा दे दिए थे ये कांग्रेस से। उसके बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। ये पूछा गया प्रश्न है। एक और पॉइंट ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, तो जो है उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बने थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी ध्यान रखिए, कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है ये। ठीक है, सन 1857 में जब जंग प्रारंभ हुई, तब तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कलापी के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे नाना साहब का कमांडर इन चीफ भी थे। ठीक, नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पामस्टन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामस्टन था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था। जबकि भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया कौन था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, ये तो हो गया आपके ब्रिटेन के क्या प्रधानमंत्री, और भारत का वायसराय यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी था ये। ठीक है, बाद में क्या बना? ये वायसराय बना। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज वामबंद आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वाम बंद आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ये किसकी पद्धति थी? तो आपका नरम दल के नेताओं की पद्धति थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से किया था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। क्यों किया? क्योंकि 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। इसमें पहले जो है 1857 के समय जो है जो सैनिक थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है किसको शामिल किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से शामिल किया। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रलोभन की नीति पर आधारित था। ये भी ध्यान रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? तो 1 नवंबर 1858 को आया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बता चुका हूं इसके बारे में। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पागल पंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव उत्तर बंगाल में अधिक था, जिसे करम शाह ने चलाया था। 1825 में करम शाह के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बाद में पागलपंथी संप्रदाय ब्राउन संप्रदाय में मिल गया था। पागलपंथी विद्रोह एक गारो का विद्रोह था, जो आपका गारो जनजाति है उसका विद्रोह था ये, ठीक है, पागलपंथ। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? पूछा जाता है यह प्रश्न। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन सी, आरसी मजूमदार ने कहा था। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत देखते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का एक संघर्ष था। किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमान का षड्यंत्र था। किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था। और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था इसको? तो बी.डी. सावरकर ने इसे कहा था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को। तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1942 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा आयोजित किया गया था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1942 में। किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इनकी पत्रिकाएं ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, पूछा गया है ये टीआरई 1 में। तो मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में। ये इनकी पत्रिकाएं हैं। संगठन की बात करते हैं तो बहिष्कृत हितकारी सभा, ये पूछा गया प्रश्न है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1923 में, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें संविधान का जनक माना जाता है और प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1924 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल
और सचिंद्रनाथ सन्याल ने इसका गठन किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं की बात करें, नेता क्रांतिकारी ज़्यादा अच्छा होगा, क्रांतिकारियों की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये जो है क्रांतिकारी थे। इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का कर दिया गया। हिंदुस्तान यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बंदी जीवन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंदी जीवन डैश द्वारा लिखा गया था। बंदी जीवन किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सन्याल की रचना है बंदी जीवन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने कहा था ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भगत सिंह को जो है फांसी कब हुई थी, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हैं आपके अरविंद घोष। चित्र के माध्यम से भी आप लोग देखते रहिए ताकि आप जो पहचान सकें अपने क्रांतिकारियों को, अपने जो है देश के जो महापुरुष हैं उनको जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चित्र के माध्यम से आप लोग जो है पहचान सकते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। उन्होंने 1890 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे 1906 से 1910 तक क्रांतिकारी नेता रहे। वंदे मातरम नामक पत्रिका भी निकाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका TRE 3 जो पेपर कैंसिल हुआ था, शायद 6 to 8 में पूछा गया था ये हिस्ट्री में, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका किसकी है? तो अरविंद घोष की पत्रिका है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि काकोरी कांड कब हुआ था। मैं बता चुका हूं कई बार, तो कमेंट जरूर करिएगा। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। फांसी की सजा पाने वाले यह पहले मुस्लिम थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसमें शामिल थे? तो काकोरी कांड में शामिल थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अभिनव भारत समाज की स्थापना मैंने बताया था BD सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, ये भी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास ने किया था, ये भी आपका सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सारे सुमेलित हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें नहीं पूछा है इसलिए तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा सबसे महत्वपूर्ण पशु था, तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड या बैल था। इस सभ्यता के चित्रों में हाथी, एक तरफा बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है और उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी बाघ, गैंडा और भैंसा, हिरन, इन सब के साथ वहां से
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाथी। नेक्स्ट है, जूते हुए खेत की खोज की गई। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुछ अग्निकुंड में मिले हैं जिन्हें वज्र प्रणाली से जोड़ा जाता है। दो फसलों को उगाने का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। ठीक है, दो फसलों के उगाने का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। यहाँ के फर्श पर अलंकृत ईंटों के प्रयोग का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है R37, इंपॉर्टेंट है। R37 समाधान प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। पूछा जाए किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है ये। ठीक है, रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ से R37 समाधान प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम पूछा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा अरण्यक। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक काल में आपका ऋग्वेद की रचना हुई तथा उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। इसके अलावा अन्य ब्राह्मण ग्रंथों जैसे अनेकों और उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो है 18 पुराण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। पुराण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा। और कुल कितनी है? कितने पुराण है? तो 18 है। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गुप्त काल में उत्तर पश्चिम व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? तो ये आपका हो जाएगा भड़ौच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा? उत्तर भारत में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? सभी को पता होगा। तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि हैं। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि फाहियान जो चीनी यात्री था किसके समय में आया था भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसी के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था। अक्सर एग्जाम पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? पूछा गया प्रश्न है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये आपका मस्जिद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में है ये। मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पायरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग
किसके मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ध्यान रखिएगा, उच्च तापमान। ठीक है, नेक्स्ट है, एक माइक्रोन डैश है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखते हैं, देखिए 10⁻⁻1 क्या होता है? डीसी होता है। 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 क्या होता है? नैनो। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ये। 10⁻⁻10 एंगस्ट्राम होता है। 10⁻⁻12 क्या होता है? पीको। और 10⁻⁻15 क्या होता है? फेमटो। इन सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम क्या है आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, इसलिए क्या होता है? चोट लगती है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समयावधि डैश है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीआरई 1 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा था भू स्थिर उपग्रह से, टीआरई 2 में पूछा था, टीआरई 3 में भी पूछा है ये, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समयावधि पूछा है ये, तो 24 घंटे होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। देखते हैं इसके बारे में। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही ऊंचाई ही पूछा है आपके एग्जाम में, टीआरई 1, 2, 3 सब में पूछा था ये। ठीक है, कितने? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, में ही गति करते हैं। जो ये उपग्रह होते हैं ये भी इसी दिशा में गति करते हैं और 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए यह पृथ्वी से पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्व करने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, और इनकी गति क्या होती है? तो पश्चिम से पूर्व, और कितना? तो 24 घंटे में। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अगर अंडा वगैरह जब उबालते हैं तो उसमें हम नमक डाल देते हैं, तो क्यों डालते हैं? क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए डालते हैं। तो ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक पत्थर तालाब में स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप क्या होता है? जब तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो लहर उठती है, देखिए, तो वो जो है क्या होता है? कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकाश और ध्वनि कैसी तरंग है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नंबर डाल दीजिएगा जरूर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी फैलाव का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, धूल कण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों की सूक्ष्म कणों द्वारा इनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था सबसे पहले, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। एक विशिष्ट तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और अन्य गुण में समान होते हैं। हालांकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान और आकार में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और क्या कहा था उन्होंने?
तो परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा परमाणुओं को छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में मिलकर यौगिक बना सकते हैं। परमाणु को पुनर्व्यवस्थित, संयुक्त या अलग किया जा सकता है। ये आपका क्या है? तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। नेक्स्ट, समभारिक क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समभारिक क्या होता है? देखिए, समभारिक ऐसे ध्यान रखिएगा, भार, भार यानी द्रव्यमान से इसको रिलेट करिएगा, ठीक है। और सम मतलब समान, यानी समान भार, यानी जो आपका द्रव्यमान संख्या होती है जिसमें आपका द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये आपका कहता है भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। इसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं, एक होता है आपका समभारिक, एक होता है आपका समस्थानिक, ठीक है, आइसोटोप जिसे कहते हैं आप लोग। एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। समस्थानिक में क्या होता है? देखिए, स्थानिक मतलब समझिए स्थान, यानी परमाणु क्रमांक, क्रमांक समझिएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे याद रखिएगा आप लोग। तो स्थानिक में आप इसमें क्या होता है? समस्थानिक में इसमें जो परमाणु संख्या होता है ये समान होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है ये आपको क्या होता है? अलग अलग होता है। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, यानी जिनका स्थान समान हो, ठीक है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन जो आपका द्रव्यमान संख्या वो क्या होता है? अलग अलग है। यहाँ पे भी देखिए आपका ये समान है, ये ठीक है, यही है। समभारिक क्या होता है? तो नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान, यानी जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु जो संख्या होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहा जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में प्रश्न पूछा था और एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 प्रकाश के रंगों का प्रयोग किया जाता है। लैंप देखते हैं, सोडियम लैंप जो होता है इसमें कौन सा प्रकाश? तो पीला एवं एक वडी प्रकाश होता है ये। मरकरी लैंप जो होता है इसमें कौन सा प्रकाश होता है? तो श्वेत नीले रंग का प्रकाश होता है। और जो आपका प्रतिदीप्त लैंप होता है ये आपका सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश में होता है प्रतिदीप्त लैंप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ इसमें पूछा कौन सा है? तो हीरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा हो और ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। ये आपका क्या है? कार्बन के क्या है? अपरूप हैं। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे पता है आप लोग इसको गलत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? आप लोग को पता होगा सिर्फ सोडियम, लेकिन ध्यान रखिएगा पोटेशियम भी होता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। यह खुले वातावरण में रखने पर आग की तरह जलने लगती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा? कई बार बता चुका हूं इसके बारे में और इससे प्रश्न बनता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इसमें पूछा कौन सा है? धातु पर जंग लगना, मैंने बताया था ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, पानी को उबलना आपका क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन है ये। कागज का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ये आपका जो इसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, यानी ये आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। यह स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति के 3 जगत, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया।
उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया था। अगला, कवकों के विषय में असत्य कथन, कवक के बारे में दिया करा है, असत्य कथन इसमें कौन सा है? पहला है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया, बिल्कुल सत्य है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता, सही है ये। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, बिल्कुल सत्य है ये। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, कवक जो भोजन नहीं बनाते हैं, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। कवक क्या आपका परपोषी है। वे मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और मृतोपजीवी कहा जाता है इन्हें। देखिए, जो कवक होता है ये मृतोपजीवी भी होता है, परजीवी भी होता है, और क्या होता है? ये सहजीवी होता है, ठीक है। शैवाल और कवक किसमें होते हैं? तो लाइकेन क्या होता है? सहजीवी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मृतोपजीवी होता है, परजीवी और सहजीवी भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कैसा है ये? तो ये आपका परपोषी होता है, यानी अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बनाता, ठीक है। इसमें जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु यानी वायरस पूछ रहा है। वायरस जो है किस जगत में आते हैं? तो ये आपका किसी भी जगत में नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए जो आपका जीवाणु होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, वो किस में आते हैं? तो मोनेरा में आते हैं। इसमें विषाणु पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। देखिए, विषाणु यानी वायरस अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिड अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं? ये निर्जीव होते हैं। निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जो आपका विषाणु होते हैं, इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। विषाणु को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट है। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में। जिन पदार्थों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम, सभी को पता है ये क्या करता है? जल का संवहन। फ्लोएम भोजन नमक संबंधी ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक आपका टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी टेट्रोफाइटा और अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये आपका 3 भागों में विभाजित किया जाता है इसको, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपायी है? स्तनधारी इसमें जीव कौन सा है? तो वेल क्या है? ये स्तनधारी, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल, डॉल्फिन एवं सील, ध्यान रखिएगा, ये जो है मत्स्य वर्ग में नहीं आती हैं। वेल, डॉल्फिन ये जो है किस में आती हैं? ये आपका स्तनधारी जंतु हैं। वेल गहरे महासागर में पाया जाने वाला जीव है। सील आपका ग्लेशियर में पाया जाने वाला मांसाहारी जीव है। और डॉल्फिन जो होता है आपका स्वच्छ जलीय जीव है, और ये क्या है? स्तनधारी हैं ये। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो शुक्राणु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु। सबसे छोटी शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडाणु। लेकिन देखिए, ये तो मानव के शरीर की बात हो गई, लेकिन प्रकृति में पूछा जाए तो प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है सबसे छोटी, और जबकि सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? जंतु कोशिका में कौन सा नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति आपका किस में पाई जाती है? ये आपका पादप में पाई जाती है, ठीक है, पादप में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु है।
मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, एनाबीना है। ठीक है, एनाबीना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया संघ का स्वपोषी जीवाणु है। कैसा है ये? स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पादपों को पोषण प्रदान करता है। इसका प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, एनाबीना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है? हाइड्रोफोबिया का कारण कौन सा बनता है? तो हाइड्रोफोबिया आपका विषाणु यानी क्या हो जाएगा? ये वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से होता है हाइड्रोफोबिया, जिससे आप लोग क्या कहते हैं? रेबीज कहते हैं। रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया या लीसा भी कहा जाता है। सारे नाम ध्यान रखिएगा, इसे लीसा भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी किससे होता है? वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तीव्र समान रूप से घातक वायरल बीमारी है, जो आमतौर पर घरेलू कुत्तों, जंगली मांसाहारी जानवरों द्वारा काटने से फैलती है। ठीक है, रेबीज। कुछ हम रोग देख लेते हैं। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, चेचक वायरस, मलेरिया, प्रोटोजोआ, फ्लू वायरस, हैजा बैक्टीरिया, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया, तपेदिक बैक्टीरिया और इबोला जो है वायरस से होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अला निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो दिया जाता है बच्चों को किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डी से आपका क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया। पी से आपका पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी जिसे कहते हैं आप लोग, और टी से आपका क्या होगा? टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी एवं टिटनेस के लिए दिया जाता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, डीपीटी का टीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? वायु के द्वारा कौन सा रोग इसमें पूछ रहा है फैलता है? तो जो आपका खसरा होता है ये वायु जनित रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कटिंग मैंने एनसीईआरटी से इसमें डाल रखा है। तो क्षय रोग जो होता है आपका जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से। और किससे फैलता है? वायु से। अब की बारी 2 प्रश्न इससे बने थे एग्जाम में टीआर में। खसरा जो आपका होता है ये वायरस होता है, ये भी आपका वायु से। चिकन पॉक्स वायरस से और वायु और सीधे संपर्क से फैलता है ये। पोलियो की बात करते हैं, ये पूछा गया प्रश्न टीआर में। पोलियो वायरस और वायु जल से होता है, वायु से भी होता है, जल से भी होता है। हैजा ये भी आपका जीवाणु से होता है, जल और भोजन से होता है। टाइफाइड जीवाणु और जल से फैलता है। हेपेटाइटिस से ये पूछा गया प्रश्न है टीआर में, वायरस से होता है और किससे फैलता है? ये जल से फैलता है। मलेरिया ये आपका प्रोटोजोवस होता है और मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर से यह फैलता है। ठीक, अला निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा भाग एक प्रजनन अंग नहीं है? करा कौन सा प्रजनन अंग नहीं है पुष्प का? वर्तिका होता है, परागकोश भी होता है, वह दल नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक होता है आपका मादा जननांग जिसे क्या कहते हैं? अंडाशय, और एक होता है आपका पुमंग। ठीक है, एक का जयांग होता है, आपका पुमंग होता है। ये इसमें क्या होता है? मादा जनन में क्या होता है? अंडाशय जिसे कहते हैं, यानी स्त्री केसर होता है ये। इसमें होता है आपका वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। और जो पुरुष जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, इसमें परागकोश होता है और क्या होता है? तंतु होता है। ठीक है, बाह्यदल प्रजनन का अंग नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सहायक होता है पुष्प का। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है जिसमें आपका परागकोश और तंतु होता है, अभी बताया। स्त्री केसर ये मादा जब प्रजनन अंग है, इसमें अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है और वर्तिका होता है। ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा स्त्री केसर है, कौन सा जो है आपका पुंकेसर का अंग है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो अकार्बनिक में कौन सा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके अलावा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, जबकि फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथेन कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं, तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। सिगरेट का जो धुआं होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, बेंजीन यानी C6H6 सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक है।
2.5 माइक्रोमीटर से अधिक छोटे कण सिगरेट के धुएं के प्रमुख घटक हैं। ये कण फेफड़ों की गहराई में प्रवेश करते हैं और श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं और ये कैंसर का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और मेथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान है। इसमें क्रम पूछा है, सबसे ज़्यादा योगदान के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे हम देखते हैं अनुपात, सबसे पहले आपका जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ओजोन, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद जो है आपकी अन्य गैसें आती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न ऐसे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग कौन सा नहीं है? तो अधिपादप ये नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी जलोद्भिद, लवणोद्भिद ये आपका क्या है, पादप वर्ग में आते हैं। देखिए इसके बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अनुसार पादपों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार प्रश्न ऐसे बनता है। ये पहला आपका जलोद्भिद। जलोद्भिद क्या होते हैं, जिससे आपको क्या कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ये आपका जलीय पादप होते हैं, ठीक है, जल में होते हैं। जल में जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मरुभिद जो होते हैं आपका, ये आपका जीरोफाइट्स होते हैं, ये आपका मरुस्थल में पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों में। मध्योभिद ये आपका मेसोफाइट्स होता है, सामान्य जलवायु में उगते हैं ये मध्योभिद। लौड़ोभिद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे क्या कहते हैं, हैलोफाइट कहा जाता है। इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैलोफाइट्स ये क्या होते हैं, लौड़ी मृदा एवं जल में उगते हैं, जैसे आपका मैंग्रोव वन है, ये क्या है आपका लौड़ोद्भिद है, यानी हैलोफाइट्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स और हैलोफाइट्स। नेक्स्ट, यदि टिड्डे को मेढक खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, उत्पादक होता है। उत्पादक में क्या होता है आपका, पौधे आते हैं, घास फूस आते हैं, तो घास को कौन खाएगा, आपका टिड्डा खाएगा, ठीक है, टिड्डा खाएगा। टिड्डा क्या हो गया आपका, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और टिड्डों को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक खा रहा, जो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है वो क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो इसमें क्या हो रहा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक, ऑप्शन सी। टिड्डा आपका क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक क्या हो गया यहाँ पे, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर हो रहा है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति पूछ रहा, नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति की नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन ए। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मैंने बताया था, ठीक है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, अगर दिया जाए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, नियुक्ति होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति नहीं करता, ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो है एक निर्वाचक मंडल इसके द्वारा किया जाता है इसका चुनाव, जिसमें आपका संसद के दोनों सदस्यों की जो सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदन इसमें शामिल होते हैं। और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार और इस तरह के चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। अगला, देश के कानून के निर्माण का अधिकार किससे, कानून के निर्माण का अधिकार किसका है, तो संसद को है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के अंग पूछा जाता है कौन कौन से, तो आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, ये प्रश्न बना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है, तो संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। अला, चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब की तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बने थे आपके एग्जाम में। चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। चुनाव के बारे में दिया है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये तो चुनाव में करती है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है ये। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है, ये भी आपका सही है।
तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है चुनाव के बारे में, तो कोई भी सही नहीं, इसमें सही नहीं पूछा, ठीक है। तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, सभी कथन इसमें सही है, इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें क्या है आपका सभी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अगला, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सुरक्षा परिषद के बारे में दिया है अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी सदस्यों के बारे में दिया है इसमें, तो अस्थायी सदस्य इसमें 5 हैं, कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सुरक्षा परिषद में पूछा था कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको 5 क्या होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 क्या होता है आपके जो है अस्थायी होते हैं। तो 5 में जो अस्थायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? P5 के नाम से जाना जाता है और इन्हें वीटो पावर होता है। इसमें आपका अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए भारत जो है इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था, के द्वारा 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसको भी ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। किसमें है आपका राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है अध्यादेश? तो 123 के तहत। तो आप लोग बताइए राज्यपाल किसके द्वारा जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश? मैंने बताया भी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इसमें क्या कहा गया है? तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति S.K. धर थे इसके अध्यक्ष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में। 17 जून 1948 को संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति S.K. धर ने की। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की मामले की जांच के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, इसे क्या गया था? भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। और इसके बाद दिसंबर 1948 में JVP समिति, इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की संभावना को पुनः स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। पहले कौन सा आयोग तो है आपका, जो आपका S.K. धर के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है, 1948 में। उसके बाद आपका कौन सा किया गया? तो JVP समिति किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है आपका फजल अली आयोग की गठन किया गया था। उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो आपका हो जाएगा 69, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। इसमें राज्य के लिए
राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद बनाई। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। संविधान के अनुच्छेद 239 ए ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सर टीआरई 2 में प्रश्न बना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह ने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पे है? तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा, हेग में है ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल अन्य भारतीय न्यायमूर्ति में तो BN राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलबीर भंडारी शामिल हैं। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला, भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सभी को पता होगा 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन में है तो नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो 22 भाषाएं हैं किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8वीं अनुसूची में। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 8 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आगे वाले। इस सूची में 1967 में संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और ये 15वीं भाषा बनी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो 15-3 क्या हो गया? 18 भाषाएं हो गई, ठीक है। जबकि 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल कितने भाषाएं हो गई? तो 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। ये जो संविधान संशोधन है ये सब पूछा जाता है कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 2003 में जोड़ा गया आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को और सिंधी को 1967 में। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों, जिसे आप लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर का सदस्य कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन बी सिक्किम नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये आपका 7 राज्य आते हैं, इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है। सिक्किम इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है, ठीक है। और माही नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह गिरती है, और यह जो है किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर यह प्रवाहित होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। नेक्स्ट, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश कहा जाता है? पश्चिमी तट की, ये आपका पश्चिमी तट है, उत्तरी भाग को इसमें कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट, ये देखिए आपका इधर पूर्वी तट है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये आपका क्या है? पूर्वी तट है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका बैरन द्वीप है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? करा किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो किस पे नहीं है? तो गिरनार पे नहीं है। गिरनार कहाँ पे है? ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए हैं ऑप्शन में, यहाँ पे चाय बागानों के लिए अनुकूल जलवायु है, लेकिन गिरनार की पहाड़ियां गुजरात अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां चाय बागान संभव नहीं है। जो आपका कानन देव है ये आपका केरल राज्य की इडुक्की में है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम में चाय के लिए प्रसिद्ध है, और नीलगिरी भी आपका चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। नवीनतम
चट्टान प्रणाली कौन सी है इसमें से? तो गोंडवाना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में गोंडवाना चट्टान प्रणाली नवीनतम है। गोंडवाना शब्द गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है। इस चट्टान प्रणाली में विशाल कार्बन भंडार है और इसमें जो है आपका 98% कोयला भंडार है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का क्रम ध्यान रखिएगा। तो आर्कियन सबसे पुराना है, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद बिंद और सबसे नवीनतम कौन सा है? तो गोंडवाना है। ये क्रम ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व पूछा है, पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर क्रम पूछा है। तो सतपुड़ा हो जाएगा, फिर महादेव हो जाएगा, मैकाल हो जाएगा, छोटा नागपुर इधर कहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, ठीक है, ऐसे ही है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर खरा किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का प्रभाव तो पड़ता ही है, गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, हिंद महासागर के अस्तित्व का प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर बहती है। देखिए यहाँ पे कहीं है गल्फ स्ट्रीम धारा, ये गर्म जल धारा है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। ये तो देखिए यहाँ पे ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका क्या है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ कहीं पे भारत तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई प्रभाव थोड़ी नहीं पड़ेगा, इतनी दूरी पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता भारत पर। और ये ध्यान रखिए गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी धारा है? तो गर्म जल धारा है। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है पौधों को? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जबकि बलुई मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। चिकनी मिट्टी को कोलिन भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः जलयुक्त एल्युमिनियम सिलिकेट पाए जाते हैं, जो शैलों के अपक्षय तथा विघटन से बना होता है। ध्यान रखिएगा चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है और सबसे कम किस में होती है? बलुई मिट्टी में होती है। नेक्स्ट, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो आपका हैली नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो पहले ये उत्तर प्रदेश में था जब इसकी स्थापना हुई थी, तो वर्तमान में कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली जिले में यह स्थित है। इसका नाम बाद में क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट कर दिया। वर्तमान में इसका नाम ध्यान रखिएगा रामगंगा है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया वर्तमान में, ये ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट भी इसी का नाम है, रामगंगा भी इसी का नाम है और हैली नेशनल पार्क भी इसी का नाम है। और ये प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम देश का जो है प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा? नहीं, टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका यही जिम कॉर्बेट, ठीक है। 1973 में आपका क्या चला था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो 10 क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हैं। लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का थार रेगिस्तान, दक्कन का पठार, आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। ये क्या है? आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र है। अगर सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ध्यान रखिएगा, इससे लाभान्वित कौन कौन से राज्य होते हैं? तो ये आपका राजस्थान होता है इससे प्रभावित, ठीक है। राजस्थान, गुजरात होता है आपका, मध्य प्रदेश होता है और महाराष्ट्र भी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला, स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आपका श्री जयराम दास दौलत राम जी थे। स्वतंत्रता के पहले पूछा जाए तो जेम्स शिपटन थे,
1 अप्रैल 1936 को जो है नियुक्त हुए थे ये, जब बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था। तो बिहार के जो है कौन थे राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल तो जेम्स शिप्टन थे, ये भी ध्यान रखिए। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। आप लोग बताइए वर्तमान में कौन है? ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? नेक्स्ट, तेहलर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित? तेहलर कुंड जो आपका जलप्रपात है बिहार के किस जिले में है? तो ये कैमूर जिले में है। ये ऑप्शन है। तेहलर कुंड बिहार के कैमूर जिले में भभुआ ओढेरा रोड पर स्थित एक झरने का नाम है। तेलहर झरना दुर्गावती नदी के उद्गम के पास था, जो रोहतास पठार में स्थित है। अगला, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चाय की कृषि की शुरुआत वर्ष 1992 में भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के पश्चात बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में हुई थी। इसलिए जो है बिहार में जो है सर्वाधिक चाय अगर पूछा जाए कहाँ पे होता है तो किशनगंज जिले में होता है। और इसे जो है बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है। दार्जिलिंग क्योंकि चाय के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सभी को पता होगा 2006 में प्रदान किया गया था महिलाओं को ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण। ऑप्शन बी। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो आपका मोहाना और लीलाजन नदी से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन के तहत वित्त का नेतृत्व कर रहा है? कौन सा देश पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है? तो भूटान कर रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। पृथ्वी दिवस कब मनाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, भूटान पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ प्रदेश सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है, जिसका लक्ष्य 1 दशक में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए $1 बिलियन जुटाना है। ठीक है। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने किस एयरलाइंस के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑल निप्पॉन एयरवेज। और ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन करने के लिए तैयार है? तो इफ्को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इफ्को। किस कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सहयोग से यूपीआई स्विच पेश किया है? तो रोजर पे ने पेश किया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, माइक्रोसॉफ्ट के एआई का नाम लिखिए जो स्थिर छवियों को सजीव चेहरे के भावों के साथ एनिमेटेड वीडियो में बदल देता है। तो ऑप्शन ए वासा 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत के साथ जो है संबंध को मजबूत करने के लिए किस देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो कुवैत ने शुरू किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस डेयरी ब्रांड ने 2024 T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों के प्रयोजन की घोषणा की है? तो आपका नंदिनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदिनी जो आपका मिल्क है ये आपका कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, कौन सा पदार्थ जिस पर लंबे समय तक कैंसर पैदा करने का आरोप है, जिसके कारण हांगकांग और सिंगापुर के कुछ मसाला पाउडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आप सभी को पता होगा एवरेस्ट और एमडीएच पर यह आरोप लगा है। तो उसमें कौन सा आपका है, कौन सा तत्व उसमें? तो एथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एथिलीन ऑक्साइड इसमें है इसी वजह से। ठीक है, और एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जिसे कैंसर सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियामक कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एलजीबीटी अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? नेपाल शुरू किया है। ऑप्शन 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल की जो है राजधानी क्या है नेपाल की, और नेपाल की मुद्रा क्या है। तो दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।